बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि मुल्क में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान में फीकस पानी की दस्तियाबी 1000 मकब मीटर से भी कम हो चुकी है। 70 साल पहले ये दस्तियाबी 4000 मकब मीटर थी। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर पानी का मुतासरा तरीन मुल्क करार दिया जा चुका है। मजीद इस मौजू पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक। जबकि दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि कॉमनवेल्थ और दीगर इदारों के ताउन से माहौलियाती रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा करार दिया गया है। आपको बताएं कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सूबे में लशमीनिया, हाइपेटाइटिस और सांस की बीमारियां बढ़ने लगी हैं और तो और मुस्तकबिल में शदीद सैलाबों के आने की पेशगोई भी की गई है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश। जबकि आज की तीसरी खबर में और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्तान की। मुल्तान में महकमा रेलवे की अराजी पर कब्जा माफिया का राज बरकरार है। अरसा दराज से काबजीन से महकमे की सरकारी अराजी वागुजार नहीं कराई जा सकी है। मजीद इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा मुल्तान सरमद अली। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क में पानी का बहरान अब शिद्दत इख्तियार कर गया है, लेकिन हुकूमती तरजीहात ही कुछ और हैं। पाकिस्तान में फीकस पानी की दस्तियाबी 1000 मकब मीटर से भी कम हो चुकी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर पानी का मुतासरा तरीन मुल्क करार दिया जा चुका है और इसके साथ साथ नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के 6 साल बाद भी उस पर मौसर अमल दरामद नहीं हो सका है, जिससे पानी के बहरान में शिद्दत आने का खदशा और भी बढ़ गया है। मजीद इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले हमें ये बताएं कि पाकिस्तान पानी की किल्लत के खतरनाक जोन में दाखिल हो चुका है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल शायद हम ख़तरनाक तरीन जोन में शामिल हो चुके हैं और हमें एहसास ही नहीं है। और जब हम बात करते हैं कि पर कैपिटा एनुअल वाटर जो बनता है वो तकरीबन क्यूबिक मीटर के हवाले से जो आपने बताया कि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं वो 1000 से कम है, यानी सालाना जो मकब मीटर जो पानी की जो लेवल है वो तकरीबन हर बंदे के लिए जो अवेलेबल होना चाहिए उस हवाले से तकरीबन 1000 के करीब बताया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सारे मामले में ये जो फिगर्स हैं ये हैं 2009 में ये 1500 थे और तकरीबन 2021 में 1017 के करीब थे। और कहा जा रहा था कि ये तकरीबन 2025 में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस वक्त करंट फिगर्स नहीं है, ये मतलब 2-3 साल पुराने फिगर्स हैं, तो करंटली इस वक्त 450-500 के करीब हम जो है जो इंतहाई खतरनाक तरीन हो जाता है। हम दुनिया में 5वें जो है वो मुल्क कंसिडर कर दिए गए हैं जो वाटर स्कार्सिटी के हवाले से हम इंतहाई डेंजर जोन में हैं। और इसका एहसास तो हमें शायद हमें पता नहीं कब होगा या नहीं होगा, लेकिन आजकल पानी का और कैनाल्स का बड़ा जिक्र भी हो रहा है। तो इसके हवाले से हाल ही में जो है वो तकरीबन कुछ दिन पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ डिटेल्स शेयर की गई थी। उसके बाद कुछ और डिटेल्स हमने भी मालूम हासिल की और जो मालूमात थी वो हैरानकुन थी। मिसाल के तौर पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 1-2 पेजेस का पाकिस्तान का वाटर जो सिचुएशन है उसके हवाले से एक ओवरव्यू पेश किया। वो इंतहाई परेशान कुन है और इसके मुताबिक कहा गया कि तकरीबन 2018 में नेशनल वाटर पॉलिसी का प्लान जो है वो मुरतब करने की मंजूरी दी गई कि नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें तमाम सूबे, तमाम स्टेक होल्डर मिलकर एक पॉलिसी बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2018 और अब 2024 ख़त्म हो चुका है, 25 स्टार्ट हो चुका है, तो तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि 7वां साल चल रहा है, अभी तक इसके हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये इंतहाई अफसोसनाक और हैरानकुन बात है कि मतलब इतना अरसा गुज़र गया, आपने एक पॉलिसी बनाई, नेशनल वाटर पॉलिसी पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका है? क्या मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है उनकी जानिब से?
देखिए, मौक़िफ़ तो हर दफ़ा जब टारगेट्स मीट नहीं किए जाते हैं या किसी पॉलिसी पे अमल नहीं होता तो मुख्तलिफ हीने बहाने जो है वो बनाए जाते हैं। पिछले जब 18 में ये फैसला हुआ उसके बाद 19 तो साल जो हुकूमत की तैयारी में गुजर गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। 20 में कोरोना स्टार्ट हो गया और 21 के आखिर तक जाके अगस्त सितंबर में कोरोना के बाद चीज़ें और रास्ते खुले। जब सितंबर अक्टूबर हो गया उसके बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात बननी शुरू हो गई और अगले साल अप्रैल में हुकूमत ही ख़त्म हो गई। उसके बाद 2022 से हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की पहले पीडीएम की हुकूमत, कुछ इंटरिम सेटअप आया काकड़ साहब का, और अब ये वाला सेटअप पिछले 1 साल से 1.25 साल से यहाँ मौजूद है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पानी के हवाले से तरजीहात जो हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमने ये देखा कि जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स शेयर की गई तो मैंने देखा कि तमाम हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों में से सेनेटर और जो कौमी असम्बली के मेंबरान थे, किसी ने इस मामले को नहीं उठाया कि ये जो इंतहाई अहम रिपोर्ट पेश की गई है इसके हवाले से क्या जो है वो पेशरफ्त है। वो जो वजारत जो आबी वसाइल है वो इस पर बात करे। वजारत आबी वसाइल अपने मसाइल में जो है वो घिरा हुआ है। अब आपको मैं बताऊँ, हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त 7 बड़े पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, जिसमें दिया मीर बादशाह डैम, जिसमें दासू डैम, मोमन डैम, T5 का एक प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद KTDP एक प्रोजेक्ट है केरथर वगैरह के हवाले की मकाम पे, फिर NGDP एक प्रोजेक्ट है। इन तमाम के हवाले से बड़े हैरान कुन जो है वो डिटेल्स जो है वो पेश की गई और ये तकरीबन 6 माह 7 माह पुरानी डिटेल्स हैं। उसमें कहा गया कि प्लानिंग जो है इन जो दासू है उसकी 40% कंप्लीट हुई है। जो दिया मीर बादशाह है उसकी 55%, मोमन डैम की 90%। इसी तरह एक्चुअल अगर बात की जाए ग्राउंड पे क्या काम अब तक हुआ है तो दिया मीर बादशाह की 15% अब तक काम मुकम्मल हुआ है। अच्छा। और जो दासू प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 21%, मोमन डैम 33%, T5 28%, NGDP 49%, K4 46%। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। और अगर फाइनेंशियल की तरफ जाएं, रियाज क्या वजह है आखिर पानी के ज़खायर के लिए जो अमली इक़दाम होने चाहिए वो हमें सिर्फ जो है वो 85% है एक जो प्रोजेक्ट है। और इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी तरजीहात क्या हैं। फिर PSC में पूरी तफसील से इस पर बहस हुई और एक बात सिर्फ एक रुकन ने यह की कि जनाब जितने आपके प्रोजेक्ट हैं जो सलीम मांडवी वाला थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका आपने तो एक भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, तो आपकी कौन सी परफॉर्मेंस है जो आप यहाँ पे आए हैं और ऑडिट पैरास डिस्कस हो रहे हैं, जिस पे ज़ाहिर है वजारत के पास को किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सारे पाकिस्तान के लाइफ लाइन है। ये सारे प्रोजेक्ट K4 कराची और सिंध के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिया मीर बादशाह डैम, फिर दासू का जो प्रोजेक्ट है ये पूरे पाकिस्तान के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जब यही बात तो समझ में नहीं आ रही है, क्या वजह है कि पानी के ज़खायर के लिए जो अमली इक़दाम होने चाहिए वो सिर्फ कागजों तक ही महदूद हैं? क्या वजह है इसकी, जबकि ऑन ग्राउंड देखा जाए तो हकायक कुछ और दिखाई देते हैं? देखें, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ चीज़ें जब डिस्कस होती हैं और चीज़ें बाहर आती हैं तो हमें डिटेल्स पता चलती हैं। मिसाल के तौर पर जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं साथ के साथ ये प्रोजेक्ट साथ के साथ पाकिस्तान के नेशनल लेवल के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक सूबे के लिए या किसी इलाके के लिए है, ये साथ के साथ पाकिस्तान की लाइफ लाइन समझे जा सकते हैं। और इन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इंकशाफ हुआ है कि ये सब के सब जो हैं ज़मीन की खरीदो फरोख्त के हवाले से इनके मसाइल चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो दासू डैम है वहाँ पे तामीर का काम जब कुछ अर्से बाद शुरू होने लगता है तो पता चलता है मकामी लोग पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं और वो कहते हैं ये हमारी ज़मीन है। दो मरतबा उनको पेमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास हमारे पास लैंड रिकॉर्ड का आर्काइवल से जो फवायद हासिल होने हैं वो इससे लाइल्म है कि इस तरह के जो है वो हीले बहाने किए जाते हैं। देखें, उसकी कई वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि तकरीबन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये अपनी असल जो इनकी कॉस्ट थी, मिसाल के तौर पर 10 अरब में जो है वो दासू प्रोजेक्ट ने मुकम्मल होना था, वो 36 अरब तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक वो आपकी मैंने परसेंटेज बताई 15 से 20% उसका कंप्लीशन रेट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स और बदकिस्मती से कहना पड़ेगा बहुत से पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये चीज़
ड्रैग ऑन करे। ये जितनी ड्रैग ऑन करेगी उतनी ही जो है वो जो इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। अब 10 अरब का प्रोजेक्ट है, 36 अरब तक पहुंच गया है। क्या आपने ये पहले प्लानिंग नहीं की थी कि जनाब जब हमने ये यहाँ पे मकान स्टार्ट करना है, लोग मकान भी जब स्टार्ट करते हैं तो पहले पता लगाते हैं, लैंड रजिस्ट्री देखते हैं, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, क्या मुताल्लिका जो यानी इस्लामाबाद अगर है तो CDA है, फिर पेशावर है तो PDA है, और फिर मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट जो इदारे होते हैं LDA वगैरह, उनसे क्या आपने ये क्लियरेंस ली है कि ज़मीन पर कोई FIR है, कोई कब्जा है, कोई किसी और का कोई दावा तो नहीं है, अदालत में कोई केस तो नहीं है। तो घर बनाते हुए आप ये मामला देखते हैं, मंसूबे शुरू किए जाते हैं तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर तो रखा जाता होगा ना रियाज। फिर इनको क्यों इतनी कहां 10 अरब और कहां 36 अरब इतनी ज्यादा लागत बढ़ा दी गई है, और अभी भी देखा जाए तो मंसूबा तो नामुकम्मल है। चेयरमैन वापडा सजाद गनी से एग्जैक्टली यही सवाल पूछा गया कि क्या इतने बड़े लेवल के जब आप प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे थे तो क्या आपने कोई असेसमेंट, एनालिसिस, फिजिबिलिटी ये चीज़ें नहीं करवाई थी कि जनाब क्योंकि जितने भी आप ये 7 प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के लेवल, नेशनल लेवल के बड़े और बिलियंस ऑफ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आपने किसी एक की फिजिबिलिटी और स्टडी और दूसरी चीज़ें नहीं करवाई कि जनाब हम ये शुरू करने जा रहे हैं? आप जाते हैं, मशीन लगाते हैं, 1 किलोमीटर की दीवार कंप्लीट होती है, फिर पता चलता है मकामी लोग कहते हैं जनाब ये तो उनका इलाका है, कोई स्टे ले लेता है, कोई पहाड़ों पे चढ़ जाता है। तो भैया तो आपको पहले करना चाहिए था। वो कह रहे थे हाँ जी ये करना चाहिए था, और ज़ाहिर है मुझे तो कुछ अरसा हुआ है, लेकिन उससे पहले मामलात को देखना चाहिए था। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, प्रोजेक्ट के लिए गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर्स जो है वो डाले, और पता नहीं घरों के किराए, घर जो है वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं, लोगों को सहूलियात मिलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक चीज़ अगर नहीं होती तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन नहीं होती। एक और जो बड़ी अफसोसनाक, बिल्कुल, तो एक और जो डिटेल्स शेयर की गई हैं वो एक पानी के कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, और उसमें जो इंकशाफ हो वो इससे भी ज़्यादा हैरानकुन है। वो ये था कि तकरीबन ये सारे इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि 10 से तकरीबन 22 साल तक का डिले में अब तक आया, और ये अभी तक नामुकम्मल है। अच्छा। और जिसमें कच्ची कैनाल का जो प्रोजेक्ट है ये 10 साल हो गए ये डिलेड जो है ये है। इसके अलावा नीलम जेलंग जो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है ये अपनी डेडलाइन से 8 साल डिलेड है। फिर इसके साथ साथ जो गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 12 साल अब तक डिलेड है। आप अंदाज़ा लगाएं, 12 साल, 22 साल, 10 साल, 8 साल अपने ओरिजिनल टारगेट से ये जो है वो ओवररन कर गए हैं। अपना टाइम जो उनका था कि 2015 में, 18 में, 16 में, 12 में इन्हें कंप्लीट होना था, 2025 हो गया, अब तक ये कंप्लीट नहीं है। गोमल जाम डैम इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 7 साल हो गए। मंगला डैम की जो रेजिंग प्रोजेक्ट था उसकी हाइट बढ़ानी थी ताकि उसमें पानी की जो कैपेसिटी वो बढ़ाई जा सके। 2 साल से उस पर कुछ नहीं हो सका, 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना जाना चाहिए था। अलाई खावर हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट है 6 साल उसको हो गए हैं। उसके अलावा खान खावर प्रोजेक्ट है, जबन इलेक्ट्रिक है 6 साल, 4 साल, 5 साल, और उनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन कई बिलियंस में बढ़ चुकी है। उसकी डिटेल भी अफसोसनाक है। कहीं जो हमें कहा जा रहा है जनाब आपने बताया कि 7 बड़े पानी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, 7 के 7 ताखीर का शिकार हैं। तो पानी के इन मंसूबों ताखीर का जिम्मेदार कौन है, किसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, इसमें अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो ये कई लेवल पे जिम्मेदारी आती है। मिसाल के तौर पर पानी, जैसे मतलब हमने शुरू में स्टार्ट लिया कि नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई जाए। जब नेशनल वाटर पॉलिसी बन जाए तो हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान में किस सूबे को पानी का कितना मसला है, वहाँ पे कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में से कौन से जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको तेज़ कर दिया जाए, अगर इनकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो उस इलाके के लोगों को, किरथर है या चोलिस्तान है या फिर कराची शहर है या इस तरह और बहुत से इलाके हो गए। पंजाब में बहुत जो पानी के मसाइल जो हैं वो ख़ास तौर से जब मुल्तान से ऑनवर्ड्स जब ये सारे जो है वो जाते हैं तो बहुत सी जगहों पे फसलों का जो है वो पानी जो इन्हिसार है वो सारा के सारा बारानी पे होता है। कोई बहुत सी जगहों पे कैनाल्स वहाँ नहीं पहुँच पाती, नई कैनाल्स बननी है, वहाँ पे सारा कुछ जाना है। ये सारी नेशनल वाटर पॉलिसी में तय होती हैं। जब आपने जिम्मेदारी का पूछा तो सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत की जो वजारत आबी वसाइल है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उस पर फॉलो अप करता। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि नेशनल वाटर पॉलिसी 6 साल हो गए, उस पर कोई पेशरफ्त ही नहीं है, तो उनको बुनियादी तौर पे देखना चाहिए था कि ये जो सारा प्रोजेक्ट है, नेशनल वाटर पॉलिसी तो बना दी गई है, अब उस पर अमल दरामद ना
ना किया जाए तो फिर उसमें कौन कसूरवार है? नेशनल वाटर पॉलिसी बना दी गई, बनी ही नहीं है, उस पर पेशरफ्त ही नहीं हो सकी। अच्छा, तो जिस किसी सूबे की क्या पानी की कैपेसिटी है, हाँ ऐलान हुआ कि बनाई जाएगी और उसके बाद आगे उस पर कोई पेशरफ्त नहीं। मैंने जैसे बताया कि 1 साल तो उनको तहरीक इंसाफ को गुजर गया, उसके बाद जो ही वो होश में आए तो पता चला कि जनाब कोरोना स्टार्ट हो गया है। फिर अगस्त 2021 के आखिर में जब कोरोना के हवाले से पाबंदियाँ हटी और उसके बाद आखिरी उनके सख्त महीने शुरू हो गए और अप्रैल 2022 में वो चले गए। अब जब से ये हुकूमत आई है 2022 अप्रैल से, यानी शहबाज शरीफ साहब PDM और उसके बाद अब ये, और उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि नेशनल वाटर पॉलिसी के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो इनएफिशिएंसीज और लैक ऑफ जो कैपेसिटी कह ले, ये सारे मामलात ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे भी हैं, वजारत जो पानी आबी वसाइल है उसकी सतह पे भी है, सूबों की सतह पे भी है। ख़ास तौर से जो पंजाब है और सिंध है और बलूचिस्तान है, उनके लिए तो इस वक्त ये लाइफ एंड डेथ का इशू हो चुका है पानी, लेकिन उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा इसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। हमने देखा कि बिलावल के बयानात तो आ रहे हैं कि जनाब वफाक अंधा हो चुका है, वफाक को कुछ नज़र नहीं आ रहा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो कैनाल्स और इन चीज़ों को लेकर सियासत तो हो रही है, बयानबाजी तो हो रही है, अंग्रेजी में कहते हैं मड स्लिंगिंग तो हो रही है, कीचड़ उछाला जा रहा है, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हो रहा। इससे आगे ये है कि आप चारों सूबे मिल बैठें और ये फैसला करें कि नेशनल वाटर पॉलिसी के हवाले से हमने एक लाहेअमल बनाना है, किस सूबे के पानी की कितनी ज़रूरत है, नए प्रोजेक्ट्स का हमने क्या करना है, शुरू करने हैं नहीं करने, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं पानी के जो कई साल से जो यानी बड़े बड़े। रियाज, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब जो सूरत हाल पेश आ चुकी है, जिस तरह से हुकूमतें जो है वो इसको मामले को लेकर सीरियस ही नहीं हो रही हैं, तो पानी का ये बहरान हमारी आइंदा नस्लों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं? इसका मतलब है ये बिल्कुल ख़तरा बन जाएगा और अगले मेरा ख्याल है कि 3 से 4 साल में हमें अभी इस वक्त परेशानी है, लेकिन अगले 3 से 5 साल में मैक्सिमम ये कहूँगा कि पानी के शदीद हमें और मसाइल तो होने ही होने, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आप समझते हैं कि लाइफ जिसे कहते हैं, ये लाइफ का हिस्सा है आपका, पानी के बगैर तो कोई जीना नहीं है। 5 साल के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ा सीरियस मसला शुरू होने वाला है। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी पानी की शदीद किल्लत शुरू हो चुकी है। चंद सेक्टर्स को छोड़ के हमारे यहाँ जो गिरदोनवा के इलाके हैं, देहात के इलाके हैं, इवन जो सेक्टर्स CDA के सेक्टर्स कहलाते हैं, वहाँ पानी का शदीद मसला है। लाहौर के बहुत से इलाकों में मसला है, पंजाब के बेशुमार इलाकों में पानी का मसला हो चुका है। हर एक को मिलनी चाहिए, हर एक को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हुकूमती रवैया है उसे देखने के बाद तो ये लगता है शायद इन्हें आने वाली नस्लों की कोई फिक्र ही नहीं है। अभी तो ये शायद इसका सामना कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कई सालों में ये बहुत बड़ा खतरा बनके हम सबके सरों पर मंडलाएगा। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि गैर मुल्की इदारों के ताउन से एक तज्जियाती रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें क्लाइमेट चेंज को खैबर पख्तूनख्वा का संगीन मसला करार दिया गया है और इसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में माहौलियाती तब्दीलियों से खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा है। माहौलियाती तब्दीली का ये हाल रहा तो अगले 2 दिहाइयों में खैबर पख्तूनख्वा की 1.5 करोड़ आबादी सैलाब से मुतासिर होगी। इस बारे में मजीद बात करते हैं हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश से। जी बंगिश, ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिस पर क्लाइमेट चेंज का बराह रास्त असर पड़ेगा? शुक्रिया फरजाना। असल में खैबर पख्तूनख्वा में जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो बड़ा अजीब सा इसलिए लगता है कि पिछले कोई 8-9 साल से यहाँ पे फॉरेस्टेशन का जो सिलसिला शुरू किया गया था, बिलियन ट्री सुनामी का सिलसिला शुरू किया गया था, तो आम तासुर तो ये था कि शायद इधर क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो कम से कम होंगे, लेकिन जो तज्जियाती रिपोर्ट है जो गैर मुल्की इदारों के ताउन से महकमा सेहत और दूसरे इदारों को फराहम किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा बदकिस्मती से वो सूबा है कि जहां क्लाइमेट चेंज के असरात न सिर्फ ये कि सबसे ज़्यादा होंगे बल्कि ये देरपा होंगे और काफ़ी अरसे तक इस पर काबू पाना भी मुश्किल होगा, बशर्ते कि हुकूमत इस पर काबू ना पाए। हुकूमत की जानिब से इस वक्त तक तो कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई है, अलबत्ता एक पॉलिसी वज़ा की गई है ताकि क्लाइमेट चेंज पर काबू पाया जा सके। आपने बीमारियों का जिक्र किया है, तो
तो हैरतकुन तौर पर हम महसूस कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में आजकल सांस की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा दमे और टीबी की बीमारियां बढ़ गई हैं और इस रिपोर्ट से ये अंदाजा हो गया है कि इन सारी बीमारियों की जड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज है। जो पिछले चंद सालों से हम पहले तो ये सुनते थे कि क्लाइमेट चेंज होगा और इसमें ये होगा और इसमें मुख्तलिफ लोग मुतासिर होंगे, तो उस वक्त हम ये सोचा करते थे कि पता नहीं कब क्लाइमेट चेंज के असरात महसूस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब अमली तौर पर हम लोग यहाँ पे बैठ के महसूस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो हर तबके में और हर जगह में और हर इलाके में महसूस की जा रहे हैं। जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया वो इस वक्त काफ़ी आम है और हमारी डॉक्टरों से बात हुई, डॉक्टरों का ये कहना है कि सिर्फ चंद साल पहले तक ये अमराज इतनी आम नहीं थी कि जितनी आम ये हो गई हैं। पानी से जो अमराज लगती हैं उसका बराह रास्त असर उसका भी क्लाइमेट चेंज से है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सूबा है कि जो क्लाइमेट चेंज से इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल मलेरिया और डेंगू, जी बिल्कुल, मलेरिया और डेंगू की जो बीमारियां हैं ये यहाँ पे काफ़ी बढ़ रही है। खुसूसन डेंगू तो पिछले 2-3 साल से यहाँ का इतना बड़ा मसला बन चुका है कि मतलब मौसम आने से पहले ही महकमा सेहत और पब्लिक हेल्थ के इदारों को उसके इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बीमारी जो है ये ख़त्म नहीं होती, बल्कि हर साल एक नई तादाद के साथ, एक बड़ी तादाद के साथ ये बीमारी आ जाती है और काफ़ी लोगों को मुतासिर करती है। लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि मलेरिया और डेंगू की फैलने की जो शरह है उसमें अब आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में 30 से 40% तक इजाफा होगा। पहले ही इस बीमारी की वजह से डेंगू से अमवात भी वाक़या हो रही हैं। कर इस मुनासिबत से इसके पहले में इसी तरह से इजाफा हुआ है, तो ज़ाहिर है इससे काफ़ी अमवात भी होंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो पानी से पैदा होने वाले अमराज हैं, जो हैज़ा की बीमारियां और इसके साथ पानी की दूसरी जो बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस ए की मिसाल हम ले लें, तो इससे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 10 से 20% इजाफा हो सकता है। सिर्फ ये नहीं, मैंने सांस की बीमारियों का ये तो हो गई ना बीमारियां जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें जिनका सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम अक्सर सुनते हैं कि मौसम गर्म हो रहा है, क्या इसका भी क्लाइमेट चेंज से कोई ताल्लुक है? रिपोर्ट में कुछ इस बारे में जिक्र मौजूद है? जी बिल्कुल, ये भी कहा गया है कि जो मौसम गर्म होगा तो दमा और ब्रोंकाइटिस के जो असरात हैं ये बढ़ेंगे और 10 से 20% इसमें इजाफा होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आने वाले सालों में जो दर्ज हरारत है, पहले ही इधर माजी के निस्बत काफ़ी गर्मी पड़ती है, इवन जो सर्दियों का मौसम है वो बहुत शॉर्ट हो गया है और अब तो ये कहा जा रहा है कि दर्ज हरारत में कम से कम 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होगा। 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब यह है कि जिन इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड था अब वहां 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज कर गया है और जिन इलाकों में इससे भी ज्यादा है 48 है, तो आप अंदाजा लगाएं कि जब ये टेम्परेचर होगा तो उस वक्त सूरत हाल क्या होगी। तो माहिरीन ने यह भी कहा है, बल्कि रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है कि जब दर्ज हरारत बढ़ेगी और गर्मी की जो लेंथ है वो बढ़ेगी और इसके अलावा दर्ज हरारत में इजाफा होगा तो उससे जो दिल के अमराज हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं और इसके अलावा जो दूसरे सांस और दिल से वाबस्ता जो अमराज है उसमें भी इजाफा होगा, जो हेल्थ के हुकाम के लिए बायसी तशवीश इसलिए है कि पहले से ये अमराज जो है यहाँ पे ज़्यादा हैं और उससे निपटने के लिए हमारे पास जो सहूलियात हैं, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास जो हॉस्पिटल्स हैं वो इंतहाई कम पड़ रहे हैं। खुसूसन हमारे अस्पतालों में ICU तक की जो सहूलियात हैं वो अभी आम अमराज के लिए भी लोगों को दस्तयाब नहीं है। CCU की सहूलियात जो हैं वो इंतहाई महदूद हैं, मतलब हर शख्स को ICU में और CCU में बेड मिलना भी बहुत मुश्किल काम है इन हालात में। अब अगर अल्लाह न करे ये क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उससे हमने अपने आप को महफूज ना किया तो ये इससे दुगना हो जाएंगे और फिर महकमा हेल्थ को और पब्लिक हेल्थ को इससे निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब मसला ये है कि हमें ये भी बता दीजिए इसके साथ साथ कि खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसन किस तबके के लिए देखा जाए तो माहौलियाती तब्दीली खतरे की घंटी साबित हो सकती है? हाँ फरजाना, ये जो आपने सवाल किया ये वाकई एक तशवीश की बात है। शायद आपका मतलब बच्चों से हो और ख़वातीन से हो और वाकई इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे जिक्र किया गया है कि इससे ज़्यादातर
जो मुतासिर होने वाला तबका है वो ख़वातीन है और बच्चे हैं। हम देखते हैं इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है। 2022 के जो सैलाब आए थे, कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज ही की वजह से, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ऐसे कभी सैलाब नहीं आए। पहले लोग कहा करते थे कि कालाबाग डैम ना बने क्योंकि इससे जो है नौशहरा और आसपास के इलाकों में सैलाब आ जाएगा। 2022 में और इससे पहले भी हमने देखा, लेकिन 2022 का सैलाब हमने देखा वो तो ऐसी ही, ना तो कोई डैम था, ना कोई इस तरह की कोई तब्दीली आई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या किसी और हवाले से। लेकिन इसके बावजूद 2022 का जो सैलाब था वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ही की वजह से आया, जिसमें 6 लाख लोग जो हैं वो बेघर हुए और इसमें 68 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा। अस्पतालों और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया और ज्यादातर नुकसान बच्चों और खवातीन को पहुंचा। बच्चों और खवातीन को कैसे पहुंचा? उसकी सेहत जो है, खवातीन की जो सेहत जो है वो काफी हद तक मुतासिर हुई, खुसूसन जब वो डिस्प्लेस हो गई तो उनको तरह तरह के मसाइल पैदा होने लगे, खुसूसन मैटरनिटी के मसाइल और इसके अलावा इससे मुल्क का जो दीगर खवातीन के अमराज होते हैं उस पर इजाफा हुआ। और बच्चे कैसे मुतासिर हुए? बच्चों की तालीम मुतासिर हुई, उनके जो स्कूल तबाह हो गए, उन घरों से दूर हो गए, वो पहले डिस्प्लेस रहे, फिर जब अपने इलाकों में आ गए तो जाहिर है उनकी तालीम की जो वो एक तातुल का शिकार हो गया, कुछ बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हो गए। इसी तरह बच्चों में एक और चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो ये है कि लिशमीनियासिस, जिसको उर्दू में लिशमीनिया कहते हैं, उसमें बच्चों की आमतौर पर मुंह पे और हाथों पे जब ये जख्म आते हैं तो डिस्फिगरमेंट होती है, वो डिस्फिगर हो जाते हैं, मतलब उसको फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर इधर कोई दाना निकला है तो इधर एक गड़स आ जाता है। तो खुसूसन लड़कों में और लड़कियों में खुसूसन लिशमीनिया की बीमारी काफी ज्यादा हो गई और सिर्फ साल 2024 में लिशमीनिया के 2400 केसेस सामने आए और उस पर काबू पाना फिर मुश्किल हो गया। करक की बात हम अक्सर इसकी मिसाल देते हैं। तो ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज का नतीजा है कि जो अब तक हमने तस्लीम नहीं किया, लेकिन अभी हम और सेहत के हुकाम भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि वाकई ये क्लाइमेट चेंज का जो नतीजा था वो अभी हमें भुगतना पड़ रहा है। और अगर मजीद हमने कोई इसकी तदारुक के लिए, इसके लिए हमने तैयारी ना की तो इस किस्म के अमराज दीगर भी आ सकते हैं। ये सारी बीमारियां अच्छा मुमताज, ये क्लाइमेट चेंज जिसका हम जिक्र हैं, इसको हम इसकी बड़ी वजह जंगलात की कमी भी कहा जाता है। तो क्या समझते हैं आपके क्लाइमेट चेंज से जो पहाड़ी इलाके हैं वो महफूज रह सकते हैं जहां पर जंगलात की बहुतात हैं? आम तासुर तो यह है कि जहां पे जंगलात हो वहां पे क्लाइमेट चेंज का ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन मसला यह है कि उन इलाकों में हम उसके गिर्द कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकते कि उसको कर दे कि ये इलाके क्लाइमेट चेंज से महफूज हो गए और उसके साथ वाले इलाके जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से वो नहीं है। क्लाइमेट जो है वो पूरे इलाके, पूरे खत्ते का मसला होता है। उधर अगरचे वो जो फॉरेस्टेशन है उसकी वो तो ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम चतराल की मिसाल ले लें तो वहां पे फॉरेस्टेशन तो है लेकिन वहां उधर ग्लेशियर का मसला है। अब अगर टेम्परेचर जो उसकी जो हद है वो बढ़ी गई तो ग्लेशियर पिघलने की जो शरह है उसमें इजाफा हो जाएगा। पिछले दिनों आप बल्कि कल ही अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा तबाही जो है वो चतराल में आई, हालांकि थोड़ी सी बारिशें हुई है। मसला ये होता है कि मामूली सी जब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है तो ग्लेशियर जो है पिघलना शुरू हो जाते हैं। ग्लेशियर जब पिघलना शुरू हो जाते हैं तो वो सारे इलाके, वो चूंकि जो आबादी है वो नीचे है और ग्लेशियर तो ऊपर है, वो पानी आ जाता है, पानी से वो इलाके से रेआब आ जाते हैं। कल ही का जो वाक़या हुआ है उस पर काफ़ी तादाद में वहाँ पे जो घर हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए और उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा। और जब सैलाब आता है तो सैलाब सिर्फ पानी में डूबने का नाम नहीं बल्कि उससे जो उसके बाद के जो असरात है वो काफ़ी वो है स्किन और इसके अलावा दीगर जो अमराज हैं वो उससे पैदा हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासर वो इलाके पर हो जाते हैं कि जहाँ पे ग्लेशियर हो। तो पहाड़ी इलाकों में चूँकि ये मसला ज़्यादा होता है, हालांकि माजी में ये होता था कि चतराल जैसे इलाकों में ये लोग सूरत-ए-हाल को देखते हुए मुमताज जो है और आम लोग सकते हैं कि ये इलाके जो है वो मुतासिर तो होंगे लेकिन इन इलाकों में निस्बतन उसका असर कम होगा, ऐसा ही है? असर तो इस तरह से कम होगा कि क्लाइमेट चेंज से जो दीगर अमराज है, जो मैदानी इलाके और जहां पे फॉरेस्ट ना हो, जो इस तरह से मुतासर होते हैं उस सूरत हाल से तो नहीं होगी। लेकिन क्लाइमेट चेंज इस तरह से मैंने आपको बताया चूंकि ये इलाके का मसला नहीं है, ये पूरे खत्ते पर असरअंदाज होगा। तो उस लिहाज से जब टेम्परेचर में इजाफा होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो उन इलाकों में ज्यादा नुकसान होगा कि जहां पे ग्लेशियर नहीं होते, जो मैदानी इलाके होते हैं। तो ठंडे इलाकों में चूंकि ग्लेशियर की वजह से सैलाब आ जाते हैं तो इसलिए वो इलाके ज्यादा मुतासर हो जाते हैं। तो ये कहना कि ये इन इलाकों पे असर कम होगा ये ठीक नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर फॉरेस्टेशन मैदानी इलाकों में ज्यादा हो तो ये इलाके भी महफूज रह सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के जो असरात है उसको डिले किया जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन इससे
इसका बेहतरीन हल सिर्फ ये नहीं है क्योंकि रातों रात हम दरख्तों की तादाद में फॉरेस्टेशन में इजाफा नहीं कर सकते। जब तक इसके लिए कोई स्ट्रेटजी ना बनाए हुकूमती सतह पे इससे बचाव के लिए, तब तक ये जो है ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा कि हम क्लाइमेट चेंज के असरात से बच पाएं। अब खैबर पख्तूनख्वा में सिवाय फॉरेस्टेशन के क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कोई लाया अमल मुरतब नहीं किएगा। अब जब ये रिपोर्ट आई है, तज्जियाती रिपोर्ट जब आई है, तो इसके बाद हुकूमत को ये एहसास हो चला है और अब क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इक़दाम की जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे तशवीश की बात है वो ये है कि इन्वायरमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा में सबसे निगलेक्टेड सेक्टर है और सबसे कम फंडिंग जो होती है वो एनवायरनमेंट की होती है। इसी वजह से जब एनवायरनमेंट के पास इन शोबों में कोई सरमायाकारी ही नहीं होती, कोई फंडिंग ही नहीं होती, तो जाहिर है इसका असर तो क्लाइमेट चेंज भी होगा। क्लाइमेट चेंज की तदारुक के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। देखा जाए जहां पर फंडिंग होती है, हमने तो उन इदारों का भी बेड़ा गर्क ही होते देखा है यहाँ पर, लेकिन कोई भी इकदाम नहीं किए जाते हैं। खैर, मुझे ये बताइए कि क्विक रिलीफ के लिए अगर देखा जाए तो हुकूमत शॉर्ट टर्म में क्या करेगी? अब शॉर्ट टर्म में तो इस तरह से कि इसके असरात से बचना होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई सैलाब आता है तो चाहिए है कि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, जो हमारे पास बदकिस्मती से नहीं है। न तो महकमा मौसमियात के पास कोई इस तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, न ही PDMA के पास है। मसला ये होता है कि सैलाब जब जिन इलाकों में आ जाता है, जब तबाही मच जाती है या कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले पता चल जाता है कि पानी की सतह ऊंची हो रही है, तो वहां लोगों को कहा जाता है कि वो अपने घरों से निकल जाए। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो सिस्टम है उसकी तनसीब शॉर्ट टर्म वो है कि सैलाब से बचा जाए। अब सैलाब को रोकने के लिए तो जाहिर है लॉन्ग टर्म मंसूबे की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म मंसूबा तो जाहिर है उस पे साल लग जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारा सेहत का जो सिस्टम है वो भी इसके लिए तैयार नहीं है। तो जो तबाहियां होती है जाहिर है उसका अंदाजा तो अब हो गया कि फ्लड या इस किस्म के और जो कुदरती आफात और आसमानी बिजलियां भी गिरने लगी हैं। इसके अलावा जो मामूली बारिशें होती हैं, जलाबारी होती हैं, इससे भी माली तौर पर काफ़ी नुकसान उठाने पड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो जाता है, फसल भी तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों के ज़ाती जो नुकसान हैं गाड़ियों की सूरत में वो भी देखने में आते हैं। इससे बचने के लिए तो लॉन्ग टर्म जो मनसूबे हैं उसकी ज़रूरत है, लेकिन अर्ली जो लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज बनानी है, इसके लिए सेहत के शोबे में काम करना होगा। उनको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि अगर खुदा न खास्ता कोई सैलाब आता है या इस किस्म के कुदरती आफात आते हैं तो उससे निपटने के लिए उनके पास क्या तरीक़ेकार मौजूद है और लॉन्ग टर्म मनसूबों के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, क्या मशवरा देंगे आप इस हवाले से? लॉन्ग टर्म उसके लिए तो जाहिर है क्लाइमेट चेंज के असरात से बचने के लिए सबसे जो बेहतरीन वो है वो फॉरेस्टेशन है। और जब तक के फॉरेस्ट पे तवज्जो ना दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका उल्टा असर हो रहा है। पिछले साल हमने जो एक स्टोरी की थी जंगलात की कटाई पर, तो जंगलात इतने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इलाकों में, खुसूसन जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे, सवात में और जो हज़ारा के साइड पे जो काटे गए थे वो सब ने देखे। उसके बारे में एक वजीर की पोर्टफोलियो तो तब्दील कर दी गई, लेकिन वही अफसरान हैं, वही लोग हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो जब तक इन चीज़ों से आनी हाथों से निपटा नहीं जाता और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो बेकायदगियाँ हो रही हैं उनको रोका नहीं जाता, तब तक क्लाइमेट चेंज के असरात से बचना आसान नहीं रहेगा। तो हुकूमत को सबसे पहले तो इन पे तवज्जो देनी चाहिए, और इस सिलसिले में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जब तक इनको मजबूत तरीके से एक दूसरे से मिलकर काम करने की नहीं दिया जाता, तब तक इन असरात से न तो हम लॉन्ग टर्म कोई मंसूबा बना सकते हैं और ना इसके लिए हम तैयार हो सकते हैं। नतीजा इसका ये निकलेगा कि आने वाले साल में 10-15 सालों में हम जो असरात महसूस करेंगे उसका अब हम सोच भी नहीं सकते, और ये सब कुछ तज्जियाती रिपोर्ट में इस पे बताया गया है। तो अब वक्त है कि हुकूमत लॉन्ग टर्म पे सबसे पहले जो उसकी स्ट्रेटजी है वो एक बना ले और बाकायदा तौर पे एक पॉलिसी बनाए कि क्लाइमेट चेंज से खैबर पख्तूनख्वा को कैसे बचाया जा सकता है। जो शॉर्ट टर्म जो मंसूबे हैं वो इसी वक्त भी हो सकते हैं, उस पर टाइम लगने की जरूरत नहीं होती उसके लिए। लेकिन वो शॉर्ट टर्म जो मंसूबे हैं, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, वो ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि जाहिर है हम अस्पतालों की तादाद को फौरी तौर पर बढ़ा नहीं सकते। तो जब बिल्कुल मुमताज, यही एक आखिरी सवाल मैं आपसे करने वाली थी, ऐसी कौन सी अहम सहूलियात हैं जिसकी कमी आप देख रहे हैं कि अगर उनकी कमी पूरी हो जाए तो काफी हद तक क्लाइमेट चेंज पर काबू पाया जा सकता है?
जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज पे मैं जिस तरह से मैं बता रहा था कि सबसे पहले फॉरेस्टेशन है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना होगा। मिसाल के तौर पे जो बटा खश्त है वो अरसे दराज से हम सुन रहे हैं कि ज़ेग टेक्नोलॉजी है, इस पर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ख्वाब जो है अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। जो व्हीकल एमिशन है उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी अरसे से ये काम हो रहे हैं, लेकिन अब भी 26,000 से ज़ायद रक्शे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ पेशावर में रोडों पर मौजूद हैं, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि देखा जाए तो क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज होता जा रहा है और वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। हुकूमत को अब शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं, लॉन्ग टर्म की तरफ जाना चाहिए और ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में इनसे बचा जा सके। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएंगे कि मुल्तान में महकमा रेलवे की अराजी पर कब्जा माफिया का राज मुसलसल बरकरार है। अरसा दराज से काबजीन से महकमे की सरकारी अराजी वागुजार नहीं करवाई जा सकी है। रेलवे अराजी के मुहाफिज रेलवे पुलिस कब्जा माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। मजीद इस पर बात करने के लिए हमें जो है नुमाइंदा मुल्तान सरमद अली ने। सरमद, बारहा ये मामला हम हाईलाइट कर चुके हैं कि अराजी जो है उस पर कब्जा कर लिया जाता है, कब्जा माफिया का राज होता है। तो क्या महकमा रेलवे अपनी अराजी पर काबजीन से वागुजारी करवाने में नाकाम हो चुका है जो आज तक उसे वागुजार नहीं करवाया जा सका? मैं आपको बताता चलूं कि ये 1600 एकड़ रकबा बनता है जो कि मुल्तान और सखर डिवीज़न का मिला के बनता है, जिसके ऊपर काबजीन के साथ साथ तजावुज़ात माफिया को भी यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। उनका भी काफ़ी रोल है महकमा रेलवे को नुकसान पहुँचाने में। 1978 से लेकर 2020 के दरमियान 2527 किलोमीटर के ऐसे 25 सेक्शंस थे जिनके कुछ हिस्से मुल्तान, जनूबी पंजाब, सिंध, इंटीरियर सिंध को वो लोग सेक्शन लगते थे जिनको क्लोज़ किया गया। जहाँ पे लाइनें क्लोज़ हुई उन एरियाज़ को जो है वो महकमा रेलवे हुकाम की जानिब से छोड़ दिया गया, जहाँ पर काबजीन की जानिब से पुख्ता भी तजावुज़ात बनाई गई, पुख्ता मकानात बनाकर भी कब्ज़े किए गए और कुछ ऐसी ज़मीन भी थी जिसके ऊपर ज़रई काश्त भी जो है वो आम शहरियों की जानिब से करके उससे पैसे कमाए जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए रेलवे की अराजी की तो मुल्क भर में रेलवे की अराजी 1,58,875 जो है वो एकड़ के करीब बताई जाती है, जिसके अंदर अगर फिगर्स के ऊपर नोट किया जाए मुल्तान और सखर डिवीज़न में ही सिर्फ 1600 एकड़ का ये रकबा बताया जाता है जिसके ऊपर कब्ज़ा है। अब काबजीन की बात कर लीजिए, क्योंकि ये काबजीन अब से नहीं बैठे हुए, साल हर साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लोग रेलवे पर सफ़र करते हैं उन्होंने अक्सर देखा होगा कि शहर से जैसे ही रेलगाड़ी बाहर की तरफ निकलती है अतराफ़ में आपको झुग्गियाँ, कपड़े के बने हुए मकानात, जिनको आप कह सकते हैं कि नीम पुख्ता और पुख्ता तजावुज़ात की सूरत में बड़े पैमाने पर आबादियाँ कायम की हुई हैं। ऐसे लोग जो हैं वो रेलवे की ज़मीन को नुकसान भी पहुंचाते हैं और साथ ही साथ इन तमाम जो रेलवे की ज़मीन है वहाँ पर ट्रैक्स भी थे, वहाँ पे पटरियाँ भी बिछी हुई थी, वहाँ पर सिग्नल्स का निज़ाम भी था। तो ऐसी जगहों पे ये जो तजावुज़ात कायम करते हैं, ना सिर्फ ये पटरियाँ चोरी करते हैं, दीगर सामान भी जो है वो महकमा का जो कि लाखों रुपए की कीमत उसकी बनती है उसको भी नुकसान पहुँचाया जाता है। लेकिन सरमद कैसे? क्योंकि रेलवे की अपनी पुलिस भी है, उसके अपने पुलिस एहलकार भी हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद देखा जाए तो कब्जा माफिया इतना ताकतवर है कि पुलिस एहलकार भी वो वहाँ से वागुजार नहीं करवा सकते हैं अराजी को। अच्छा, इसके लिए आपने रेलवे पुलिस का जिक्र किया तो मैं रेलवे पुलिस एक्ट 1977 की बात करता जाऊं। इसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो रेलवे की तनसीबात हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं और रेलवे में सफ़र करने वाले मुसाफिरों समेत जो अशिया रेलगाड़ियों के ज़रिए आती जाती हैं, उन तमाम चीज़ों की मुहाफ़िज़ पुलिस है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो जिन 25 सेक्शंस का मैंने जिक्र किया है, जिनकी 1669 एकड़ अराजी पर कब्ज़ा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 535 ऑफिशियल्स जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात हैं वो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। और पुलिस अहलकारों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर पुलिस अहलकारों की तादाद 233 है।
इन 25 सेक्शंस के ऊपर सिर्फ 233 पुलिस अहलकार रेलवे पुलिस की जानिब से डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि बहुत ही कम तादाद है रेलवे पुलिस की। इस वजह से भी महकमे को जो है वो कब्ज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब इदारे के पास मैन फोर्स नहीं होगी तो वो कब्जे वागुजार नहीं करवा सकेंगे। सरमद, हमने ये भी तो देखा है जहाँ पर वो पुलिस है, जहाँ पर इतनी नफरी मौजूद है, वहाँ पर भी हमने कब्जे होते देखे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये भी कहा जा सकता है कि जो काबज़ीन हैं, जो तजावुज़ात माफिया है, वो काफ़ी जो है वो पंजे गाड़े हुए हैं इस सिस्टम के अंदर। उनको जहाँ पर मौका मिलता है वो वहाँ पर जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। अब बात करें ये 25 सेक्शंस की, तो ये बात हो गई। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लाइंस हैं इनके अंदर भी चोरियाँ अरूज पर होती हैं, जिससे रेलवे को नुकसान होता है। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए इस हवाले से, जब ये मामला मंजर आम पर आया जनवरी 2023 में एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई 8/4/2023 में। उसके अंदर ये बताया गया कि जी 1600 एकड़ अराजी है और उसके ऊपर कब्ज़ा है, जिसके बाद मुल्तान और सखर डिवीज़न की जो रेलवे हुकाम हैं वो एक्टिव हुए और उनकी जानिब से इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करना शुरू किए गए, जिसके बाद जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 1600 एकड़ में से 100 एकड़ का से ज़ायद का रकबा जो है वो मुल्तान डिवीज़न के अंदर 1600 में से सिर्फ 100। सरमद, मतलब मजाक वाली बात है ये तो हमें ऐसे ही लगता है कि मुल्तान और सखर डिवीजन में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन वो इतनी मौसर नहीं थी कि उसका कोई मुस्बत नताइज हमें दिखाई देते। 1600 एकड़ और कहाँ 100 एकड़। जी, अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो ये जो वागुजार करवाया गया रकबा जो है वो इंतहाई कम है। इसके पीछे अभी मैंने आपको पुलिस का जिक्र कर दिया कि रेलवे पुलिस की जो तादाद है वो कम है। दूसरी बात कि रेलवे पुलिस के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं कि वो जाकर जो काबज़ीन हैं उनको वहाँ से कार्रवाई कर सकें। उसके लिए किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए जो मुतलका जगह होती है वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया को और जो ज़िले पुलिस है रेलवे पुलिस को, इन दोनों की मदद लेनी पड़ती है। और इदारों में जो है वो कन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो कब्ज़ा माफिया है उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हो सकते। यहाँ पर अभी जो कब्ज़ा माफिया में जो रेलवे की ज़मीनें हैं उनके अंदर चंद एक सरकारी इदारे भी हैं जिन्होंने ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और वो डिस्प्यूटेड लैंड में जो हैं वो चली गई हैं। चंद इदारे कहते हैं महकमा अनहार और दीगर इदारों के साथ रेलवे के महकमे के काफ़ी डिस्प्यूटेड लैंड है। वो कहा यह जाता है कि ये ज़मीन हमारी है, दूसरा सरकारी इदारा कहता है कि ये ज़मीन हमारी है। ठीक है। तो इस तरह के भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो रेलवे। लेकिन सरमद, एक और चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही, क्या वजह है कि रेलवे पुलिस एहलकारों के इख्तियारात को इतना महदूद रखा हुआ है कि वो उनकी मदद के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, हालांकि सबसे ज़्यादा रेलवे की अराजी के ऊपर कब्जा है। रेलवे जो है उसको देखें, यहाँ पर क्वांटिटी नंबर गेम आ जाती है। पुलिस की तादाद कम है, उसके बाद उनके पास इख्तियारात नहीं हैं। जब भी वो एक्शन करने का करते हैं तो बहुत सारे लीगल रास्ते भी जो तजावुज़ात माफिया अपनाती है अदालतों की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से मुकीम हैं। उसके बाद वो इस चीज़ की रिट की तरफ चले जाते हैं कि जी हम यहाँ पर काफ़ी अरसे से मुकीम हैं, या तो हमें मुतबादिल जगह दी जाए या हमें जो है इसके अलावा कुछ अरसा रहने दिया जाए। तो वो जब तक मामला चलते रहते हैं तब तक पुलिस भी, और चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया भी हो और चाहे वो सूबे की पुलिस भी हो, तो लेकिन सर क्या वजह है कि जिस वक्त ये कब्जा किया जा रहा होता है उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जाती है, उसी वक्त फौरी तौर पे उन्हें क्यों नहीं रोका जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अब 1600 एकड़ अराजी, ये पूरी की पूरी लाइन की अगर इसको किलोमीटर्स में बात की जाए तो कोई एक दिन में तो इतनी ज्यादा अराजी के ऊपर कब्जा नहीं हो गया ना, आहिस्ता आहिस्ता हुआ, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता किया। जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो वहां पे पक्के होना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 1600 एकड़ अराजी है, अगर इसको किलोमीटर्स के अंदर मैयर किया जाए तो 2527 किलोमीटर का एरिया बनता है। 2527 किलोमीटर के एरिए की इंस्पेक्शन के लिए कि वहाँ पर वो लाइंस भी क्लोज हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है 233 पुलिस अहलकार और 535 रेलवे मुलाजमीन की वहाँ पर ड्यूटियाँ हैं, जो कि इतने बड़े एरिए को
उसके ऊपर नज़र नहीं रख सकते। आवाम को जहाँ पर जो इस तरह के इंटेंशंस रखते हैं, कब्ज़ा करना जानते हैं या पहले कब्ज़ा कर चुके होते हैं, तो उनको पता होता है कि जी ये फलां महकमे की ज़मीन है और यहाँ पर इसका कोई वाली वारिस नहीं आता, माले मुफ्त दिले बेरहम। बिल्कुल, इसी वजह से जो सरकारी महकमे हैं वो ज़्यादातर खसारे में चले जाते हैं। जी बिल्कुल सरमद, देखा जाए तो हमेशा से हम यही सुनते आ रहे हैं कि रेलवे का इदारा खसारे का शिकार है। अगर वो ज़मीनें वागुजार करा ली जाएं तो क्या वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता? बिल्कुल जनरेट हो सकता है, बहुत सारी। अच्छा, इस जो रकबा है इसके अंदर कमर्शियल जगहें भी हैं, रोड के बिल्कुल ऊपर अच्छा। जो जगहें जा रही हैं वो भी है, रेलवे ट्रैक के साथ कई दुकानें बनी हुई हैं, कमर्शियल इमारतें भी हैं। कुछ मैं मुल्तान डिवीज़न की बात करूंगा कि मुल्तान डिवीज़न की जानिब से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ और तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हुए काफ़ी रकबा वागुजार भी करवाया गया है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है फिगर्स को देखते हुए। तो जो महकमा रेलवे हुकाम हैं उनका यही कहना है कि जो कार्रवाइयाँ हैं वो काबज़ीन और तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ हम मुसलसल कर रहे हैं और इसके अंदर दिन ब दिन जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर तेज़ी लाई जा रही है। और जो ऐसे मामलात जिनकी वजह से ये तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो लिंगर ऑन हो रहे थे, डिले हो रहे थे, उनके ऊपर जो है वो अब महकमा काम कर रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो कब्ज़ा वागुजार करवाए और रेलवे की जो अराजी है वो उसको वापस मिल चलिए सके। सरमद, एक और चीज़ हमें क्लियर कर दें कि रेलवे की ये जो ज़राई, कमर्शियल और रिहायशी ज़मीनें हैं, इसकी हिफाजत के लिए कोई मुस्तकिल निज़ाम मौजूद है कि नहीं है? मुस्तकिल निज़ाम बिल्कुल भी कोई मौजूद नहीं है। सारी की सारी जिम्मेदारी रेलवे पुलिस एक्ट 1977 के तहत रेलवे पुलिस के पास है, लेकिन बदकिस्मती से रेलवे पुलिस के पास नंबर्स ऑफ फोर्स जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से तजावुज़ात के साथ साथ मुख्तलिफ जो है वो रेलवे के वाक़यात भी आप लोग भी सुनते रहते हैं, तो इस तरह के जितनी तादाद भी पुलिस की मौजूद है वो इतनी बेबस क्यों है कब्जा माफिया के सामने? कब्ज़ा करने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी बाअसर होते हैं, उनको कई लोगों की पुष्टपनाही हासिल होती है और वो अभी अगर बात की जाए इन कब्ज़ों की जो अभी के 1600 एकड़ के रकबे बनते हैं, तो ये 1978 से लेकर अब तक 2020 तक के दरमियान इन एरियाज़ के ऊपर कब्ज़े किए गए हैं। यानी कि 20-30 साल पहले इतना निज़ाम जो है वो जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था, मोबाइल वगैरह नहीं थे। अब जो है वो मवासलाती निज़ाम कुछ बेहतर हुआ है, तो इस वजह से भी कब्ज़ों की जो रफ्तार है उसके ऊपर कमी लाई जा सकती है और कमी आ रही है। ये पुराने वक्तों के ऊपर आज से 30 साल पहले इतना फास्ट सिस्टम नहीं था, लोग जो है आमदो रफ्त भी पुलिस अफसरान की, रेलवे पुलिस अफसरान की वहाँ पर कम होती होगी, तो ये इस तरह के जो कब्जे हैं वो वहाँ पर किए गए। सरमद, आपने बताया कि रेलवे पुलिस की तादाद इंतहाई कम है, तो क्या इस हवाले से नफरी बढ़ाने के हवाले से कुछ सोचा जा रहा है? नफरी के हवाले से जो है वो हर साल जो है वो कोशिशें की जाती हैं। वफाकी इदारा है, जब भी इसका बजट आता है उसके अंदर चंद भर्तियों की जो है वो सीटें निकाल दी जाती हैं, लेकिन अगर देखें 1 लाख एकड़ से ज़ायद का रकबा है, 1 लाख एकड़ के से ज़ायद के रकबे को सिक्योर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैन फोर्स चाहिए होगी और इसके अंदर से कुछ एरिया जो है वो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में हो जाता है, जहाँ पर जो मुलाजमीन हैं, चाहे वो रेलवे पुलिस के मुलाजमीन हैं या वो रेलवे के अफसरान हैं, उनके लिए वहाँ पर जाकर अपनी ज़मीन को, अराज़ी को चेक करना, उसका ऑडिट करना जो है वो मतवातिर इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर कहीं पे भी ऑडिट होता होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने बजट और वसाइल होते हों कि 1 महीने में भी उस जगह पे कोई अफसर 1 मरतबा से ज़्यादा चक्कर लगा सकता है। अच्छा सरमद, आपने अच्छी खासी रिसर्च की है, हमें पता चल रहा है आपके पास काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इस हवाले से, तो हमें ये बताएं कि अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो एक जो है एरिया के लिए कम अज़ कम कितनी पुलिस फोर्स जो है वो रेकमेंड की जाएगी या होनी चाहिए वहाँ पर? 1 लाख एकड़ है तो उसके अंदर आप लगा लें कि हर 100 एकड़ पे कम से कम 1 मैन फोर्स तो हो।
कि अगर एक पुलिस एहलकार है रेलवे पुलिस का जिसको 100 एकड़ का या 100 किलोमीटर का भी अगर डिस्टेंस दे दिया जाए तो उसके लिए महीने में उसकी देखभाल करना, वहाँ पर चक्कर लगाना, वहाँ पर रेलवे की जो चीज़ें मौजूद हैं, पटरियाँ मौजूद हैं, दीगर तनसीबात जो हैं उनको चेक करना, वो उसके लिए आसान हो सकेगा। इसी तरह से अगर पुलिस एहलकारों की तादाद की बात की जाए तो वो सैकड़ों से चंद हज़ार तक है, जबकि ज़मीन जो है वो 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा है। तो सरमद, जो जितनी एक पुलिस फोर्स मौजूद है, क्या इंस्पेक्शन के हवाले से उन्हें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जाता कि आपने हर इतने टाइम के बाद उस एरिया में जाना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है? अच्छा, जिस तरह कोई निज़ाम मौजूद नहीं इस हवाले से? बिल्कुल, इस एक निज़ाम मौजूद है। जिस तरह माली मामलात का साल के बाद एक इंस्पेक्शन होता है, उसी तरह ज़रई अराज़ी हो, महकमे की अराज़ी हो तो उसका अराज़ी का भी ऑडिट होता है। उसके लिए बाकायदा इंस्पेक्शन किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे हमारी अराज़ी पड़ी हुई है। जो भी ज़मीन किसी महकमे के नाम होती है तो वो बाकायदा तौर पर उसकी भी रजिस्ट्री इंतकाल का सिस्टम की तरह का ही महकमे के नाम उस जगह को किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो इस तमाम चीज़ों को कोई भी सीरियस लेके नहीं चलता। अगर सीरियस लेके चलता होता तो ये तमाम मामलात हमें पेश ना आते। शॉर्ट आंसर मुझे आपसे चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि महकमा रेल से जो है वो वागुजारी मुहिम जो है वो शुरू की गई थी, किस हद तक कामयाब रही है वो? किस हद तक कामयाबी के मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आटे में नमक के बराबर है। जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर मैंने अभी बात की है सिर्फ मुल्तान और सक्खर डिवीज़न की, अगर मुल्क के भर की बात की जाए तो तकरीबन ये 9000 एकड़ से ज़ायद जगह बनती है जिसके ऊपर तजावुज़ात कायम हैं जो कि पुख्ता भी हैं। और ये 9000 एकड़ में ज़रई अराज़ी भी है, कमर्शियल अराज़ी भी आती है। मुल्क भर में ये रेलवे की जो ज़मीन है उसके बारे में ज़राए कहते हैं कि उनके ऊपर कब्ज़ा है और तमाम डिवीज़न जो हैं उनके ऊपर कोशिशें कर रही हैं और सब उम्मीद पे दुनिया कायम है। सरमद, हमें तो यही दिखाई दिया है कि जो वागुजारी मुहिम है वो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन हर बंदा अगर अपनी ड्यूटी टाइमली अगर वो दे और सर अंजाम दे तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो कब्जे हैं और तजावुजात हैं वहाँ पर ना हो और ये तमाम ज़मीनें जो हैं आराम से अराजी जो है ये वागुजार कराई जा सकती है। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।